Hey guys, this is Ashraf and you are watching The Angrezi, so you are most welcome here. In this class, we are going to learn about imperative sentence, and believe me, this is very interesting. And one more thing which I would like to add here, that this is the most spoken sentence which we use in our daily life. और हम अपने डेली लाइफ में अगर किसी भी सेंटेंस को सबसे ज्यादा बोलते हैं तो वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है एंड आई कांट डिस्क्राइब हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश स्पीकिंग में इम्पेरेटिव सेंटेंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा महत्व है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और सुबह से लेकर शाम तक हम अगर किसी भी सेंटेंस को सबसे ज्यादा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, आप इंग्लिश बोलना ही नहीं जानते, तो सिर्फ और सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस की मदद से आप 500 से 2000 सेंटेंसेस आप डेली लाइफ के बोल सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। As I have promised to you that we will study kinds of sentence in two parts. Part one has been already released and part two is going to release. Okay, so let's recap. Kinds of sentence. Sentence mainly past type के होते हैं. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence and exclamative sentence. इन चारों sentences के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है. ठीक है. Now अब हम जा रहे हैं पढ़ने imperative sentence के बारे में. ठीक है. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस का एक्सप्रेशन करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा, अनुरोध, आदेश या सलाह का भाव प्रकट होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, वहां मत जाओ, स्टॉप, डोंट गो देयर। सो इस सेंटेंस में हम किसी को आदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। ये खिड़की बंद करो, क्लोज दिस विंडो। नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर गिविंग ऑर्डर टू समवन। इस सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है। और एक चीज और मैं इस सेंटेंस में आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, मगर यू छिपा होता है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से ही बात कर रहे होते हैं। जब हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, तो यू छिपा होता है। ठीक है। हलचल मत मचाओ, डोंट मेक पैनिक। नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर गिविंग कमांड। हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि हलचल मत मचाओ। कृपया मुझे पैसे उधार दे दो, प्लीज बोरो मी सम मनी। Now in this sentence we are requesting to someone. इस सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। Let's see the fifth example. ज्यादा मसालेदार चीजें मत खाओ, don't eat too much spicy food. Now in this sentence we are giving advice to someone. हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि don't eat too much spicy foods. ज्यादा मसालेदार चीजें मत खाओ। Now please धीरे धीरे चलो, kindly walk slowly. In this sentence we are requesting. इस सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा स्लो चलो, धीरे धीरे चलो। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। इस सेंटेंस को सबसे पहले अगर इस तरह का सेंटेंस है, अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसमें ढूंढो। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है पीना। पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, हमने यहाँ ड्रिंक लिख दिया। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट बचा वो है पानी। पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। ड्रिंक वाटर, पानी पी लो। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं? सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को पहचानना है आपको। वर्ब क्या है सेंटेंस में? पहनना। पहनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुट ऑन। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है।
पुट ऑन हमने लिख दिया यहाँ पे, आप वियर भी लिख सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हमने लिख दिया पुट ऑन। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, जूते, तो द शूज, पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। थर्ड एग्जांपल, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। Firstly, we have to find out the verb in this sentence. What is verb in this sentence? Here, verb is roko. रोकना को इंग्लिश में कहते हैं stop. तो हमने verb की जगह पे stop लिखा, हमारा ऑब्जेक्ट बचा गाड़ी, तो गाड़ी को इंग्लिश में हम कार कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल, अपनी किताब बंद करो, close your book. Now, firstly, we have to find out the verb. इस सेंटेंस में verb क्या है, बंद करना, तो हमने verb की जगह पे लिखा close। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपनी किताब, अपनी किताब को इंग्लिश में कहते हैं योर बुक। सो क्लोज योर बुक मींस अपनी किताब बंद करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इन एग्जांपल को अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, बोलिए और इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप सेंटेंसेस बनाइए। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे, बोलेंगे, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। सो लेट्स सी द सेकंड रूल। अब रूल सेकंड हमारा क्या कहता है, अगर सेंटेंस में हमेशा शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सेंटेंस में हमेशा वर्ड आया, हमने रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑलवेज लिख दिया, फिर उसके बाद सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि वर्ब क्या है। वर्ब है इसमें बोलना, तो हमने बोलना की इंग्लिश लिख दी स्पीक। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, सच, सच को इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। हमेशा आया, रूल हमारा कहता है सबसे पहले ऑलवेज लिखो, ऑलवेज लिख दिया, फिर रूल हमारा कहता है कि वर्ब ढूंढो इस सेंटेंस में। वर्ब क्या है, कहना मानना, कहना मानना को इंग्लिश में कहते हैं ओबे। अब हमारा ऑलवेज और वर्ब हमने लिख दिया, बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने बड़ों का, तो योर एल्डर्स, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स मींस अपने बड़ों का कहना मानो। बहुत ही आसान है ट्रांसलेट करना। सुबह में हमेशा हल्का नाश्ता करें, ऑलवेज टेक लाइट ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प द नीडी। लेट्स सी द थर्ड रूल। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में कृपया या बराए मेहरबानी या प्लीज शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं ठीक ऑलवेज की तरह। उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, काइंडली या प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल, कृपया मुझे 10 दिन का वक्त दे दो, प्लीज गिव मी टाइम फॉर 10 days। प्लीज अपनी बाइक वहां खड़ी करो, प्लीज या काइंडली कुछ भी लगा सकते हैं, काइंडली पार्क योर बाइक देयर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस स्ट्रक्चर की मदद से मैंने इस सेंटेंस का ट्रांसलेट किया। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर प्लीज या कृपया है तो हमें उसकी इंग्लिश लिखनी है, काइंडली या प्लीज दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा काइंडली। ठीक है, अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, खड़ी करना। किस चीज की खड़ी करने की बात हो रही है, बाइक की। तो बाइक की खड़ी करने को इंग्लिश में कहते हैं पार्क। पार्क मीन्स होता है बाइक या कार खड़ी करना। तो काइंडली के बाद हमारा वर्ब क्या, पार्क, हमने पार्क लिख दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपनी बाइक वहां, तो योर बाइक देयर, बराबर। तो अपनी प्लीज अपनी बाइक वहां खड़ी करो, काइंडली पार्क यू बाइक देयर। इन द थर्ड एग्जांपल, मेहरबानी करके चप्पल यहाँ उतारे। आपने बहुत जगह देखा होगा कि मतलब ऐसा पोस्टर लगा होता है कि यार मेहरबानी करके अपनी चप्पल यहाँ ना उतारे, यहाँ उतारे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया, कृपया या बराए मेहरबानी, मेहरबानी करके ऐसा कुछ आता है, सबसे पहले प्लीज लगा दो या काइंडली, दोनों में से कोई एक लगा दिया। अब हमारा वर्ब इसमें क्या है, उतारना। उतारना को इंग्लिश में कहते हैं रिमूव। तो काइंडली के बाद फिर वर्ब लगाना, हमने लगा दिया काइंडली के बाद रिमूव। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, चप्पल यहाँ, स्लीपर हेयर। स्लीपर मीन्स होता है चप्पल, हेयर मीन्स होता है यहाँ। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा, काइंडली रिमूव योर स्लीपर हेयर। मेहरबानी करके चप्पल यहाँ उतारें। लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल, प्लीज पौधों को पानी दे देना,
प्लीज वाटर टू द प्लांट्स। प्लीज आया है, सबसे पहले हमें काइंडली या प्लीज लगाना है। सेंटेंस में वर्ब क्या है, पौधों को पानी देना को हमेशा हम वाटर कहते हैं। वाटर मीन्स होता है पौधों को पानी देना, ठीक है, एक वर्ब है। तो प्लीज के बाद हमने लगाया वर्ब वाटर, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, पौधों को, टू द प्लांट्स। सो प्लीज पौधों को पानी दे देना, प्लीज वाटर टू द प्लांट्स। इस तरह से आपको इंग्लिश बोलना। देखिए, रटना नहीं है आपको कोई चीज, अगर आप रटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने सेंटेंसेस बोल पाएंगे यार। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भूलते चले जाओगे सब। तो रटना नहीं है, एक एक चीज को समझना है, स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर को फॉलो करो। बहुत ही इजिली यार इंग्लिश इंग्लिश बोलना बहुत ही इजिली हो जाएगा आपके लिए, अगर आप स्ट्रक्चर को समझते हैं तो, ठीक है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज करो, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल। अब मोबाइल मत चलाओ। घर में कहते हैं ना यार, जब हम लोग मोबाइल चलाते तो मम्मी या डैडी कहते हैं ना, हाँ मोबाइल मत चलाओ, बस बहुत हो गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब मोबाइल मत चलाओ। पहली बात तो ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है, हमको कोई ऑर्डर कर रहा है, हमारे अम्मी या अब्बू या हमारा कोई भी हो सकता है, हमें मना कर रहा है अब मोबाइल मत चलाओ। और दूसरी चीज सेंटेंस है निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें यूज करना डोंट। डोंट लगा दिया, फिर उसके बाद एकदम काम आसान, बिल्कुल जैसा अभी तक हम ट्रांसलेट करते आए हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मोबाइल चलाना को हमेशा यूज कहते हैं, और कंप्यूटर चलाना को इंग्लिश में ऑपरेट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर या कोई भी मशीन चलाने को ऑपरेट कहते हैं, मोबाइल चलाने को यूज कहते हैं। तो अब मोबाइल मत चलाओ, इसका ट्रांसलेट होगा डोंट यूज मोबाइल नाउ। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। अभी यहाँ ना बैठो। घर में अक्सर अम्मी लोग कहती हैं अभी यहाँ मत बैठो, साफ सफाई करनी है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट सिट हेयर राइट नाउ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ ना बैठो या अभी यहाँ मत बैठो, सेंटेंस है निगेटिव, इसमें कोई काम करने को मना किया जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमें लिखना है, हमारा रूल क्या कहता है कि लिखना है हमें डोंट या डू नॉट, ठीक है। डू नॉट हमने लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना कि वर्ब क्या है। वर्ब है बैठना, तो बैठना को इंग्लिश में कहते हैं सिट। तो हमने डोंट के बाद वर्ब लगाना है, डोंट फिर वर्ब लगा दिया। अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ, यहाँ को इंग्लिश में कहते हैं हेयर, और अभी को कहते हैं राइट नाउ। है ना आसान, रटना नहीं आपको कोई चीज, रूल फॉलो करो, सेंटेंस बनाओ, बोलो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। नंगे पैर घास पर मत चलो। ये भी हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, कुछ चुप जाएगा, नंगे पैर घास पे मत चलो, नंगे पैर फर्श पे मत चलो, गंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे, डोंट वॉक बेयर फुट ऑन दी ग्रास। हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें लगाना डोंट, सेंटेंस है निगेटिव तो लगाना है डोंट, फिर उसके बाद हमें लगाना वर्ब। वर्ब क्या है, चलना, वॉक मीन्स होता है चलना। अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट, नंगे पैर घास पर। नंगे पैर को इंग्लिश में कहते हैं बेयर फुट, ऑन द ग्रास मतलब घास पर। सो डोंट वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रास, नंगे पैर घास पर मत चलो। या आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि नंगे पैर फर्श पर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट ऑन द फ्लोर, ठीक है। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। हर कोई इंग्लिश बोलेगा, आपके घर में जो भी वर्ड बोले जाते हैं, जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपेरेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान मैं कर दूंगा आज आपके लिए। नो फोर्थ एग्जांपल, यहाँ बात ना करो। अक्सर क्लासरूम में या स्कूल में कॉलेज में जब आप जाते हैं, तो वहां यही होता है कि भाई, या बैंक में जाते हैं या पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भराने जाते हैं, तो वहां भी बोला जाता है भाई यहाँ फोन पे बात मत करो, ठीक है। या तो आप इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ बात ना करो, सेंटेंस है निगेटिव तो लगाएंगे डोंट, डोंट लगा दिया। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ब इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस, रिकॉग्नाइज। बात करना इज वर्ब हियर। सो बात करने को इंग्लिश में कहते हैं टॉक, डोंट के बाद वर्ब लगाना है तो डोंट टॉक। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग हियर, यहाँ, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
तो हमने वर्ब के बाद लगा दिया। सो डोंट टॉक हियर, यहाँ बात ना करो। अब आइए पांचवा रूल देखते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, फिर से बताना चाहता हूँ, चाहे डोंट लगाओ या डू नॉट लगाओ, दोनों सेम ही है, ठीक है। पांचवा रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। कभी नहीं आए तो हमेशा इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर इफ नेवर कम्स इन दी सेंटेंस, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। वहां कभी मत जाना, बहुत बार ऐसे हमें बोला जाता है हमारे घर में, वहां कभी मत जाना, आज के बाद तुम दिखे तो टांग तोड़ दूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो नेवर गो देयर, अगर कभी नहीं आए या कभी मत आए तो सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है नेवर। फिर उसके बाद वर्ब ढूंढो, वर्ब है जाना, हमने लिखा गो। ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर। सो नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाना। उस पर कभी यकीन ना करना, बहुत ही यार यूजफुल सेंटेंसेस है ये। सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। उस पर कभी यकीन ना करना, नेवर ट्रस्ट अपॉन हर, या हिम भी लगा सकते हैं। मतलब अगर लड़की के लिए कहते हैं कि उस पर कभी यकीन ना करना तो बोल सकते हैं नेवर ट्रस्ट अपॉन हर। अगर लड़के के लिए बोल रहे हैं उस पर कभी यकीन ना करना तो नेवर ट्रस्ट अपॉन हिम, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। अक्सर पापा या अम्मी बोलते हैं बेटा आज तो तुमने ऐसी गलती कर दी, आज बख्श दे रहा हूं तुम्हारी जान, अगर ऐसी गलती दोबारा की तो टांग तोड़ दूंगा तुम्हारा, ठीक है। इसको कैसा बोलेंगे, ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। कभी मत आया, कभी मत और कभी नहीं दोनों का मतलब सेम ही होता है। सेंटेंस में ये आया, हमारा रूल कहता है सबसे पहले लिख दो नेवर। नेवर हमने लिख दिया। फिर व्हाट डज आवर रूल से, आवर रूल सेज दैट आफ्टर नेवर यू जस्ट हैव टू यूज वर्ब। सो वर्ब पहचानना हमें। व्हाट इज वर्ब हियर, गलती करना। गलती करना की इंग्लिश होती है मेक, ठीक है। नेवर मेक। अब ऐसी गलती दोबारा, ऐसी गलती को इंग्लिश में कहते हैं सच मिस्टेक, दोबारा को इंग्लिश में कहते हैं अगेन, ठीक है। नेवर मेक सच मिस्टेक अगेन, ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना या ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करना। लेट्स सी द फिफ्थ एग्जांपल। उसका इंतजार कभी मत करना, नेवर वेट हर, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। लेट्स सी द फिफ्थ रूल, पांचवा रूल देखते हैं। छठा रूल हमारा क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा यूजफुल है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा यूजफुल है, आप खुद देख लीजिए। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ने दो शब्द आए तो हमेशा हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी है, अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस बनाए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती थी, ऑब्जेक्ट बाद में आता था, मगर इस सेंटेंस में हमें पहले ऑब्जेक्ट यूज करना है फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आइए एग्जांपल देखते हैं ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसे खाने दो। अक्सर घर में पेटू भाई बहन होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत देर देर तक खाना खाते हैं, तो मम्मी लोग चिल्लाती रहती है यार कितनी देर तक तू खाना खाता है, तो पापा लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है यार उसे खाने दो, जाने दो, उसे खाने दो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट हिम ईट। अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर लगाएंगे, लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हिम लगाएंगे, ठीक है। उसे खाने दो, लेट हिम ईट। मुझे देर तक सोने दो, लेट मी स्लीप इन। सबसे पहले आपको यूज करना, अगर देखो ने दो आ रहा है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ने दो आ रहा है, देखो उसे खाने दो ने दो, सोने दो ने दो, ने दो आ रहा है तो हमेशा हम लगाएंगे पहले लेट। सबसे पहले हमें लगाना लेट। लेट के बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। लेट मी। फिर स्लीप इन का मतलब होता है देर तक सोना। लेट मी स्लीप इन मतलब मुझे देर तक सोने दो। पानी उबलने दो, लेट दी वाटर बॉयल। ने दो आया, हमें लगाना लेट, लेट हमने लगा दिया। अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पानी, तो हमने लिख दिया द वाटर। फिर उसके बाद लास्ट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। वर्ब क्या है इसमें, उबलना। उबलना को इंग्लिश में कहते हैं बॉयल। सो पानी उबलने दो, लेट दी वाटर बॉयल। लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल।
उस लड़की को चिल्लाने दो, लेट दैट गर्ल क्राई। मुझे कुछ सोचने दो, हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, सर मुझे सोचने दो। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? लेट मी थिंक समथिंग। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोग को, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो, लेट मी थिंक समथिंग। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो मैं एक चीज आपको थोड़ी सी एडवांस है। ठीक है, देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब निर्जीव वस्तु होती है, बेजान चीजें होती हैं, वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लिविंग थिंग होता है, सजीव वस्तु होती है, जानदार चीजें होती हैं। इस चीज को आप समझ लो। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो लिविंग थिंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। अब आपको इस एग्जांपल के जरिए मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे कुछ सोचने दो, ने दो आया, सबसे पहले हमने लगा दिया लेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव वस्तु होती है। मुझे मतलब मैं क्या हूं? इंसान हूं, इंसान के अंदर जान होती है। तो लेट के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें लगा दिया मी, लेट मी। फिर उसके बाद आपको लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? सोचना। सोचना को इंग्लिश में कहते हैं थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। यहां तक हमारा कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? कुछ। कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट है, मगर कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि कुछ, कुछ मतलब कुछ भी यार, नॉन लिविंग थिंग, कोई जान नहीं है। समथिंग, कुछ को इंग्लिश में कहते हैं समथिंग। तो लेट मी थिंक समथिंग, मुझे कुछ सोचने दो। उन्हें धूप में खेलने दो। देखो, लेट देम प्ले इन द सन। ने दो आया, हमने लेट लगाया। ठीक है, अब हमारा इसमें वर्ब क्या है? प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। ठीक है, उन्हें धूप में, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में भी देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। उन्हें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उन्हें मतलब कोई इंसान की तरफ इशारा हो रहा है और इंसान के अंदर होती है जान। तो जिसके अंदर जान होगी वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और हमारा रूल क्या कहता है कि लेट के बाद फौरन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ। लेट लगाया हमने, ने दो आया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? उन्हें। उन्हें को इंग्लिश में कहते हैं देम, लेट देम। फिर उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहता है अब लास्ट में तुम लगा सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट था उन्हें धूप में, जिसमें से उन्हें क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा हमारा धूप में, सो इन द सन। उन्हें धूप में खेलने दो, लेट देम प्ले इन द सन। मैं एक एक चीजें डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ना, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोग रटो नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बस एक सेंटेंस इंग्लिश में दे दिया, फिर हिंदी में दे दिया एक सेंटेंस, फिर इंग्लिश में। उसको कितना रटोगे यार? नहीं रट पाओगे। थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना, बस सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दिमाग लगाओ, समझो चीजों को, और इस स्ट्रक्चर की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे यार तो खुद ब खुद बोलने लग जाओगे। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। आज मुझे तुम्हारी बाइक चलाने दो। हम लोग अपने दोस्तों के साथ अक्सर बोलते रहते हैं। कोई दोस्त नया बाइक लेके आता है, कहते हैं यार आज आज मुझे तेरी बाइक चलाने दे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को किस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे? लेट मी राइड योर बाइक टुडे। कुछ नहीं करना आपको, ने दो आया है, लेट लगा दो। लेट लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या कहता है? हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? लेट के बाद फौरन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, तो इसमें हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। इसमें वर्ब है चलाना। बाइक चलाने को हम इंग्लिश में राइड कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट। आज मुझे तुम्हारी बाइक, ये इतना पूरा ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट भी है। अब देखो, आज तुम्हारी बाइक, ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाइक क्या है? बेजान चीज है। ठीक है, बेजान चीजें हमेशा, निर्जीव चीजें हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंडर में आती है। मुझे, मुझे मतलब मैं मतलब इंसान, इंसान बोले तो जानदार चीज।
जानदार चीज, और जानदार चीज हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ये चीज ध्यान में रख लो। ठीक है, तो अब हमें पता हो गया कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। आज मुझे तुम्हारी बाइक चलाने दो। ने दो आया, लेट लगा दो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमने क्या लगाया, मी। अब उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, फौरन अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वर्ब है राइड, राइड को हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तक दिया। अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट, आज तुम्हारी बाइक, योर बाइक टुडे। सो अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह हम बोलेंगे, आज मुझे तुम्हारी बाइक चलाने दो, लेट मी राइड योर बाइक टुडे। ओके, लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल। उसे मेरे रूम में आने दो, लेट हर इनटू माय रूम। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा समझ चुके हैं। अब हमारा सातवां रूल क्या कहता है कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ने दो हो और सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, उन्हें यहाँ मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट हियर। उसे आज मत आने दो, डोंट लेट हिम कम टुडे। उसे अब बाहर मत जाने दो, डोंट लेट हर गो आउट नाउ। अब देखो, मैं यहाँ पे अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा मैंने समझा दिया, अब आप लोग समझ चुके होंगे। मैं आप सिर्फ सेंटेंस बोलूंगा और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट बताऊंगा। फिर भी कंफ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने क्वेश्चन के आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल। उसे टीवी मत देखने दो, डोंट लेट हर वॉच टीवी। रूल नंबर 8 क्या कहता है, अगर सेंटेंस में चलो या आओ शब्द आए तो लेट अस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चलो आज क्लास से गोला मारते हैं। हमारे 11th-12th के स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ की बात ही अलग है। जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, फिर गोला मार के चले आते हैं क्लास से। लेट्स बंक फ्रॉम क्लास टुडे। चलो आज क्लास से गोला मारते हैं। आओ घूमने चलते हैं, लेट अस गो फॉर अ वॉक। यह एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे लेट अस बोलो चाहे लेट्स बोलो, दोनों सेम ही चीज है। और मैं बहुत ही थोड़ी देर एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, आओ या चलो आया, फटाक से लेटस लगा दो, फिर वर्ब ढूंढना है। वर्ब जो है यहाँ पे वर्ब लिखो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। चलो अब पबजी खेलते हैं, लेट्स प्ले पबजी या लेटस प्ले पबजी। आओ सेल्फी लेते हैं, लेट्स टेक सेल्फी। बहुत ही यूजफुल एग्जांपल यार, बहुत ही यूजफुल एग्जांपल। आइए रूल नंबर 9 देखते हैं। हमारा रूल नंबर 9 क्या कहता है, अगर सेंटेंस में किसी बात पर इम्फेसाइज किया गया हो या अगर आपको इम्फेसाइज करना हो किसी भी बात पर, इम्फेसाइज मतलब किसी बात पर जोर डालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तब आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा। देखो, हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, अबे इस बात को जरूर सोचना, हाँ, इस बात पर जरूर गौर करना, या इस बात पर जरूर सोचना, या इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो हम वहां जरूर की इंग्लिश वैसा नहीं लगाते, कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसका ट्रांसलेट कुछ इस तरह से होता है, देखते हैं। डू कंसीडर ओवर इट। अगर आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर डालना है तो आपको सबसे पहले लगाना है डू। डू लगाने के बाद फिर वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है इसमें, सोचना। सोचना को इंग्लिश में कहते हैं कंसीडर, ठीक है। थिंक भी आप लगा सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन के ऊपर है। कंसीडर हमने लगाया है, मतलब इस बात पर जरूर गौर करना। तो सबसे पहले हमें लगाना डू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से एग्जांपल देखते हैं। मुझे अपनी फोटो जरूर भेजना, डू सेंड मी योर फोटो। उसके साथ पिज्जा जरूर खाना, डू ईट पिज्जा विथ हर। अब अगली बार जरूर आना, डू कम नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको किसी बात पर जोर देना है तो आपको डू लगाना है। बहुत ही यूजफुल एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपने घर वालों के साथ बोलिए इसको। और जितने स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सभी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाओ और सेंटेंसेस को बार बार बोलो।
सिर्फ बिलीव मी यार, अगर इम्परेटिव सेंटेंस आपने अच्छे से समझ लिया ना, कम से कम 500 से 2000 सेंटेंस आप अपने घर में बोले जाने वाले सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। खास तौर से जो घर में काम करने वाली खवातीन होती हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके किचन में जो सारे काम होते हैं, सारे काम सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस के से हल हो जाएंगे। उनको इंग्लिश बोलना है, इम्परेटिव सेंटेंस ही काम आएगा। ठीक है, So you have learnt imperative sentence in the very easiest way. तो देखो अब आपने imperative sentence सीख लिया है। अब बात आती है इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको रोजाना 5 वर्ड याद करने हैं और 5 वर्ब याद करने हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, इन स्ट्रक्चर की मदद से आपको 5 वर्ड और 5 वर्ड के सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें बोलने हैं अपने डेली लाइफ में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आपके सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो। And if you have not yet subscribed the channel, so please do subscribe. Thanks for watching.